हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम धुन में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती के मॉडल पेपर को हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं। बहुत सारा कंटेंट अब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रिलेशन में आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे में जो एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और मेनली जो और भी स्टूडेंट्स होंगे और सब्जेक्ट्स के भी, तो वो लोग एक कॉमन सब्जेक्ट के तहत लेते हुए इन क्वेश्चन को अवश्य देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के अंतर्गत दिए जा रहे हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वालों में से था? मतलब सबसे पहले मानव ने कौन से अन्न का प्रयोग किया था? जौ का, जई का, राई का या गेहूं का? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जौ या यौ। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोखम, राई और जई है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो जौ का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर है आपके। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण दग्ध ईंटों से बनी इमारतें था। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट है, दग्ध ईंटों से बनी हुई इमारतें। दग्ध मतलब होता है यहाँ से पक्की ईंटों से बनी हुई इमारतें। इस सभ्यता की अधिकांश जो संरचनाएं हैं वो पक्की ईंटों के प्रयोग से ही बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे से, चांदी से, पत्थरे से, लोहे से? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, लोहा। जी हाँ दोस्तों, आप पहले समझ रहे होंगे कि लोहा से तो परिचित रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये था कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित पहले नहीं थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? सिंधु घाटी युग का, लौह युग का, ऋग्वैदिक युग का, गुप्त काल का? तो इसमें दोस्तों जो सही जवाब होगा चौथे क्वेश्चन का वो सी होगा। क्योंकि क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये मतलब क्या था कि जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का गुजरात में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो खंभात की खाड़ी के निकट है। तो इस वजह से सिंधु घाटी के युग के लोग जो है, ये लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? सिंधु घाटी युग का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब है बी, ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें से बाल खिल्य सूक्त, जिसकी संख्या 11 है, भी शामिल किया गया है। लेकिन मेनली 10 मंडल हैं और 1028, 10 मंडल ले लेंगे और 1028 इसमें क्या है? सूक्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? सबसे मतलब आम अपराध क्या था? मतलब एक सामान्य सा अपराध, पशु चोरी, अपहरण, हत्या, बलात्कार। तो अगर देखा जाए तो रेप, मर्डर और ये अपहरण, ये सारी केसेस जो रहते थे ये आज के हरामखोर आदमियों का है। पहले क्या था, बस पशुओं की चोरी होती थी, कुछ नहीं, जानवर चुरा लिया करते थे, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 7वां क्वेश्चन है, और आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम से संजो के रखा करें कि सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से या मुंडकोपनिषद से, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी
अंकित है। ध्यातव्य है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है? कौन सी कला को? गांधार कला को, मथुरा कला को, शुंग कला को, इनमें से कोई नहीं। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है बी, मथुरा। कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई? मथुरा की कला को जैन धर्म से मोटिवेशन प्राप्त हुई। अगला है, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध धर्म उठा लो, जैन धर्म उठा लो, ब्राह्मण धर्म उठा लो, इन सब में कर्मवाद के सिद्धांत की धारणा जो है वो एक समान है। कर्मवाद का सिद्धांत, कर्म पर विश्वास है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया है तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते हैं। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पूछा जा रहा है, 24वें नहीं। तो पार्श्वनाथ ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जबकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और यही सबसे पॉपुलर रहे थे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? अंतिम ईश्वर मानते हैं, सन्यासी मानते हैं, दैवीय दूत मानते हैं या तीर्थंकर? इम्पोर्टेंट है और सही है तीर्थंकर। जी हाँ, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जो इसके वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी हैं, लेकिन ओरिजिनल में ऋषभदेव हैं। ठीक है, और वर्धमान महावीर का जन्म भी पूछ लिया जाता है 599 ईसा पूर्व में। कुछ विद्वान क्या करते हैं, 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में माना गया है। अगला क्वेश्चन है, श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? इंपॉर्टेंट है, श्वेतंबर और दिगंबर ये जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। ठीक है, स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में रहने वाले तथा सफेद वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतंबर कहलाते हैं। किसके? स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में रहने वाले सफेद वस्त्र धारण करने वाले तीर्थंकर जो हैं वे श्वेतंबर कहलाते हैं। और भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाने वाले तथा सदैव नंगे रहने वाले भिक्षु दिगंबर कहलाते हैं। रट लेना इसको। ठीक है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गणार्थीक वंश से, मौर्य वंश से, शाक्य से कि कुरु वंश से? 13वें का सही जवाब है शाक्य वंश से। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, कहाँ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता महामाया कोलिव गणराज्य कोलिव वंश की कन्या थी। ठीक है, बस इतना सा है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, महाभिनिष्क्रमण कहेंगे इसको। ठीक है, और जब महात्मा इनकी जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में, कुशीनारा में या कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी है, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? 15वां क्वेश्चन। तो इसका सी है कुशीनगर में। ठीक है, अगला 16वां लेते हैं। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में किससे था? कि एक ही भगवान में भरोसा करें, रस्मों का पालन करें, विचार और आचार की शुद्धता रखें, कि आदर्श पूजा करें।
16वां क्वेश्चन, तो बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से विचार और आचार की शुद्धता से था। सी ऑप्शन करेक्ट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अरुवेला से सबसे पहले वे ऋषि पतनम सारनाथ आए थे और यहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? ये आपके गौतम बुद्ध जी का ही कथन है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। जातक कथा किससे संबंधित हैं? ये भी दोस्तों आपके गौतम बुद्ध से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक। तो मगध साम्राज्य के अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो अंतिम शासकों में हर्यक वंश है, जिसके नाग दशक शिशुनाग वंश, महानंदनी है और नंद वंश के घनानंद है। लेकिन इसमें मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कोई नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार मार्क है, सही क्वेश्चन नहीं है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन सा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ये यूनानी राजदूत आया था। ठीक है, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? मेगास्थनीज आया था। फिर है अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है? अशोक के अभिलेखों की अगर हम लिपि की बात करें दोस्तों तो ये आपकी ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मी। और अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी और आर्मेइक लिपि में भी हैं, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि में। अगला है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये आपके अशोक महान ने ही बनवाया था। 23वें का बी है। फिर है सांची के स्तूप किस राजा ने? अशोक महान ने हो गया। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन में सांची का स्तूप ही ठोका गया है। अगला है सांची का स्तूप किस राज्य में? इम्पोर्टेंट है। और ये सांची का स्तूप अगर देखा जाए तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण आप लोग जानते हैं अशोक ने करवाया। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? इम्पोर्टेंट है। और ये सातवाहन जो राजवंश है इसको जो है सबसे पुराना राजवंश माना गया है। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो संगम साहित्य का संबंध भारत के दक्षिणी राज्यों से है, लेकिन यह विशेष रूप से तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संगम का अर्थ है संघ, परिषद, गोष्ठी आदि। तमिलनाडु, साउथ इंडिया। फिर है संत थॉमस केरल कब पहुंचे थे? तो मान्यता है कि प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस थे जो 52 ईस्वी में केरल आए थे। कौन सी ईस्वी में? 52 ईस्वी में। फिर है किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो दोस्तों गुप्त वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। फिर है निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इतिहासकार विंसेंट इंस्पिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए दोस्तों, मेघदूत के लेखक कौन हैं? मेघदूत के लेखक क्या हैं? कालिदास हैं। संस्कृत के ये महान कवि रहे हैं कालिदास। मुद्रा राक्षस की बात करें तो इसके लेखक विशाख दत्त हैं। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध क्या था? तो ये दोस्तों खगोलवेत्ता था। आर्यभट्ट एक महान क्या था? खगोल शास्त्री था। पल्लवों ने शासन किया था। 37वां क्वेश्चन है, पल्लवों ने कहाँ पे शासन किया था? तो दोस्तों पल्लवों ने कांचीपुरम से शासन किया था। कहाँ से? कांचीपुरम से। इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? चोल राजवंश का संस्थापक। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। तो विजयालय।
फिर है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता देखें तो चोल शासनकाल की विशिष्टता थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर है किला राय पिथौरा का निर्माण कराया गया था। किला राय पिथौरा का निर्माण लालकोट अथवा किला राय पिथौरा का निर्माण पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था, इनके द्वारा कराया गया था, पृथ्वीराज चौहान। फिर है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? 42 क्वेश्चन। सही जवाब कन्नौज। ठीक है। चीनी स्रोतों से पता चला है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी ताकि वह राज्यश्री के प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। ठीक है। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया था। ठीक है। तो 43 का सही जवाब है अरब। सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? अरब शासकों के माध्यम से। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। फिर है 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, तो दोस्तों ये तेजपाल ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है डी ऑप्शन इसका। देखिए राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा में कुल 5 जैन मंदिर हैं। प्रथम मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने करवाया, जबकि द्वितीय मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी 1230 ईस्वी में गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के 2 मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। ठीक है। फिर है दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो दक्षिण भारत का विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक अगर हम बात करें तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, निम्नलिखित में से किसके साथ श्री कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे? तो दोस्तों इसमें बात की जाए तो पुर्तगालियों के जो संबंध थे वो मित्रवत थे कृष्णदेव राय के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। अगला है 48 नंबर, ये पुर्तगाली इसका सही जवाब है। हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष दोस्तों यहाँ पर आपके हम्पी में पाए जाते हैं। स्पेशली जो एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी क्वेश्चन है। फिर है वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन सा है इतावली यात्री? मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निकोलो कोंटी जो है वो इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और बहुत ही प्रशंसनात्मक वर्णन किया था, निकोलो कोंटी। ठीक है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली जो सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, उनके लिए भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए ये सेशन ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।